अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 23 अगस्त 2022। आज मंगलवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज जो आपके सामने है, आप देख पा रहे हो, वो है टोमेटो फ्लू के रिगार्डिंग। तो टोमेटो फ्लू डिटेक्ट किया गया है अमंग द चिल्ड्रंस इन इंडिया। ये लैंसेट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो लैंसेट मैगजीन है एक, जो काफ़ी फेमस मैगजीन है अपने आप में। तो हम देखते हैं कि ये टोमेटो फ्लू है क्या, है ना। तो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस, तो मतलब इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये, बट स्टिल ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया है कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर, ये 6 मई को, टोमेटो फ्लू। ठीक है, जो ये वायरस है इसका सब फर्स्ट ऑफ ऑल कोलम में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम केरला में फाउंड किया गया है 6 मई को। जुलाई 26 को मोर देन 82 चिल्ड्रंस यंगर देन 5 हैड बीन रिपोर्टेड विद इन्फेक्शन बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन केरला। तो ये 82 जो चिल्ड्रंस है 5 साल के कम के, 5 साल से कम की उम्र के, वो प्रभावित हुए हैं इससे। आगे बताते हैं, एडिशनली 26 चिल्ड्रंस जो कि 1 से 9 साल के हैं, वो भी रिपोर्टेड किए गए हैं उड़ीसा के अंदर इन्फेक्शन में। पर अभी ये जो है कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा के अंदर ही है। ठीक है, और इसको बाहर निकलने से रोकने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो केरला का है वो मॉनिटर कर रहा है इसकी जो स्प्रेड है उसको, और वायरस इन्फेक्शन को, और कैसे भी करके इसको आगे ना फैले, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश चल रही है। इसके जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं टोमेटो फ्लू के अंदर, चिकनगुनिया जैसे हैं, जिसमें कि आपको फीवर हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है बच्चों को, उनके रेसेज हो रहे हैं बॉडी पे, इंटेंस पेन हो रहा है इन जॉइंट्स एंड ऑल दैट। एंड बाद में क्या, एज विद अदर वायरल इन्फेक्शंस लाइक फर्दर सिम्टम्स जो होते हैं वो फैटिग होगा, थकान हो जाएगी आपको, वॉमिटिंग होगी आपको, डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इन जॉइंट्स। तो ये सब हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो टोमेटो फ्लू लगभग लगभग चिकनगुनिया की तरह और डेंगू की तरह ही है। ठीक है, तो एक बच्चों में होने वाली बीमारी है जनरली हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। इसको आपको एफएमडी से अलग रखना है। एफएमडी जो फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है जानवरों के अंदर, वो एक अलग होती है। और ये एचएफएमडी जो है, एचएफएमडी मीन्स फुट माउथ डिजीज, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, ये अलग है ना, इन दोनों को अलग रखना है। तो ये बच्चों में होती है, तो वैसे ये बीमारी है। तो इसमें होता क्या है देखो, पूरा बताते हैं हम आपको। एज टोमेटो फ्लू इज सिमिलर टू द चिकनगुनिया एंड डेंगू एज वेल एज हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सिमिलर। आइसोलेशन, रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लूइड्स को रिक्वायरमेंट होती है लेने की। हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, स्पॉन्ज, इन सभी से मतलब कि रिलीफ होता है रेशेज से और इरिटेशन वगैरह से। तो सेम ही थेरेपी होती है उनकी और उसकी भी, है ना। सपोर्टिव थेरेपी ऑफ पैरासीटामोल आपको फीवर के अंदर खाना होता है, और वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये बीमारी का वायरस का नाम क्या है। एग्जाम के अंदर आ सकता है कि भाई इसका वायरस का नाम क्या है। तो देखो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, गिवन द सिमिलरिटी टू द HFMD, इफ द आउटब्रेक ऑफ टोमेटो फ्लू इन चिल्ड्रन इज नॉट कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड, तो हो सकता है द ट्रांसमिशन माइट लीड टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज बाई स्प्रेडिंग इन अडल्ट एज वेल। तो ये भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो द टोमेटो फ्लू इज ए, टोमेटो फ्लू जो कॉज किया जाता है जिस वायरस से, ठीक है, वो कॉक्सासैकी वायरस है। ठीक है, या कुक्सैकी वायरस, जैसा भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कुक्सैकी वायरस A16 की वजह से ये हो रहा है ना। इट बिलोंग्स टू, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एंटीरो वायरस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो कि HFMD के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज इज ए फ्रिक्वेंट फेब्राइल रैश इलनेस ऑफ चिल्ड्रन कॉज बाई, तो ये किससे होता है, एंटीरो वायरस से होता है। तो वैसा ही है ये भी थोड़ा, है ना, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू के बारे में देख लिया। ध्यान रखना एफएमडी अलग है, फुट एंड माउथ डिजीज जानवरों के अंदर होती है, HFMD यंगर वंस में होती है ना, और ये दोनों बीमारियां अलग हैं, ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हमारा टोमेटो फ्लू है वो HFMD से सिमिलरिटीज दिखा रहा है, और साथ ही साथ में चिकनगुनिया और डेंगू से भी सिमिलरिटी दिखा रहा है। और इसके लिए वायरस कौन सा रेस्पॉन्सिबल है वो हमने देख लिया है। और छोटे बच्चे काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं, 1 से 9 साल के बच्चों में भी केसेस पाए गए हैं, और आगे इसको फैलने से रोकने की कोशिश है। अभी तक ये केवल केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ कंप्लीट होती है इसी के साथ। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, एक IS मैन प्लोटिंग अटैक इन इंडिया हेल्ड, सेज रशिया। तो रशिया में एक इंसान को भी पकड़ा गया है, जो कि बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो रूलिंग मतलब सर्किल है, रूलिंग पार्टी है, उनकी टारगेटेड थी उनकी कोई मेंबर, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे रशिया के द्वारा। रशिया की जो FSB है, तो FSB है क्या रशिया की, तो रशिया की FSB है रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस।
तो क्या हुआ, सस्पेक्ट प्लान कर रहा था, सुसाइड अटैक करना चाह रहा था ये अगेंस्ट द मेंबर ऑफ इंडिया रूलिंग सर्कल्स ओवर रिमार्क ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर हुए रिमार्क के लिए ये प्लान कर रहे थे, एक सुसाइडल अटैक के थ्रू ये प्लानिंग चल रही थी एक्चुअली में, है ना। तो सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज, इसका इनका जो नाम है वो देख लेना है आपको, हमारे लिए काम का नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें जो ज़रूरी है वो इसमें से निकलता है, वो है ये जो इंडॉक्ट्रिनेशन होता है ना, हिज इंडॉक्ट्रिनेशन वाज कैरिड आउट रिमोटली थ्रू द अकाउंट्स ऑफ द टेलीग्राम मैसेंजर एंड ड्यूरिंग पर्सनल मीटिंग इन इस्तांबुल। तो कैपिटल ऑफ टर्की इस्तांबुल है, यहाँ से हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हम अभी हम देख लेंगे फर्दर, ठीक है। तो रशिया में ये मिला है, और इस्तांबुल वगैरह टर्की में बताते हैं कि पर्सनल मीटिंग इन इस्तांबुल वगैरह हुई है, वो सब फालतू की बातें हमारे काम की नहीं, हम देखते हैं लोकेशन इसके बिहाफ पे। तो देखो ये सारा है, अभी रशिया है ऊपर, ये कजाकिस्तान है, ठीक है, ये सभी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं इनको हम देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जब हम ऊपर बढ़ते हैं इंडिया के बाद में अफगानिस्तान आता है, ठीक है, यहाँ पे तजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, इन सब की कैपिटल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, ध्यान रखना है आपको, है ना। ऐसे ही उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, ठीक है, काफ़ी फेमस रहती है। तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद या असगाबाद, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो चलो हटाओ, ये बाकू वाकू तो हटा दो। यहाँ पे ध्यान रखना है जो इतनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन सभी में देखो, इसमें कजाकिस्तान काफ़ी बड़ी है एक अपने आप में कंट्री जो है, और इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहता है, इसने कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कभी कभी किसी नाम को हटाने की बात आ जाती है किसी ग्रुपिंग में से, तो आप तुर्कमेनिस्तान को उसमें कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान काफ़ी हद तक अब तक न्यूट्रल रहा है और उसने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडिया से किर्गिस्तान की कितनी दूरी है, कभी आ सकते हैं क्वेश्चन, तजाकिस्तान की कितनी, मतलब दूरी नहीं बट मतलब कि ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस की कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर शेयर कर रही है और इंडिया के नियर बाई और फार अवे, ये मैप्स में यूटिलाइज हो सकती हैं सब चीज़ें ना, तो आपको याद रखना है इन सब चीज़ों का। और आगे हम मैप देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता दिया दिस इज इंडिया, फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, ये अराल सी हो गया, अराल सी जो है कहाँ किस किस के बीच में है, तो देखो अराल सी को देख लेते हैं। तो अराल सी जो है जो दो कंट्रीज के बीच में है वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है, अब अभी अराल सी जो है वो सूख रहा है, ठीक है। और एक कैस्पियन सी जो है ये यहाँ पे हो ही जाता है, यहाँ पे बाकू है जो अजरबैजान की कैपिटल है, बिल्कुल किनारे पे आ जाती है एकदम, यहाँ पे यूराल रिवर आके गिर रही है, और ये आपका अराल सी है जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों बॉर्डर इससे शेयर कर रहे हैं, दोनों के जंक्शन पॉइंट पे हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अराल सी हो जाता है, कैस्पियन सी हो जाता है, ब्लैक सी हो जाता है, ठीक है। ये जो है कंट्री टर्की हो जाती है, एक तरह से लिंक का काम करती है एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। तो ये टर्की हो जाती है, इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी टर्की रहता है, हमेशा लाइमलाइट के अंदर रहता है। और इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी को आपको याद रखना है थोड़ा सा ना। उसके बाद और थोड़ा सा हम इसमें गहराई में जाके देखना चाहें तो ये ब्लैक सी हो गया, ठीक है, यूक्रेन की बॉर्डर यहाँ से लगी रही है। उसके बाद है जो ये यूरोपियन रशियन हो गया। उसके बाद यदि हम देखें तो टर्की की बात हमने कर ली, अंकारा ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना एक प्लेटू जो वो काफ़ी फेमस प्लेटू है, ठीक है, एनातोलियन प्लेटू जो है टर्की के अंदर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस्तांबुल बिल्कुल किनारे के ऊपर जाके है, और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि आपकी ब्लैक सी को एक तरह से इससे अटैच कर रही है। आपको नाम बताना है कि ये बॉडी क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे मेडिटेरियन सी आ ही जाता है, मेडिटेरियन से काफ़ी से बॉर्डर शेयर वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट हो जाएगा, ये आपका डर्डेनल स्ट्रेट हो जाएगा। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, क्या ये सी ऑफ मरमरा है या कुछ और है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है एक तरह से मेडिटेरियन सी से, ये देखना है आपको। एजियन सी यहाँ पे है, सी ऑफ क्रीट को आपको याद रख लेना है थोड़ा सा। साइप्रस काफ़ी न्यूज में रहता है, वो यहाँ पे है ही, आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप्स है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बन जाती है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको थोड़ा ना। तो ये हमने पूरा मैप देख लिया इस न्यूज़ के बिहाफ पे, न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये मैपिंग वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख लिया। अब देखते हैं इंडिया और ईरान ने, अगेन यहाँ पे मैपिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको में भी हम मैपिंग को देखेंगे। इंडिया और ईरान ने साइन किया है पैक्ट टू एड मूवमेंट ऑफ सी फेरज, ठीक है। तो इनको मूवमेंट के लिए काफ़ी सारा एक पैक्ट साइन हुआ है। सेंट्रल ने हाईलाइट्स रोल ऑफ द चाबर पोर्ट एज ए ट्रेड मल्टीप्लायर। तो हमको पता है कि हमारे यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं चाबार पोर्ट ईरान के अंदर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारे लिए, हमें एक्सेस करना है जब सेंट्रल एशिया को भी, है ना, तो वहाँ उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं
सोनोवाल जी, और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद मुखबिर से मिले हैं, ठीक है। और उन्होंने मिलके MOU साइन किया है। MOU जो साइन किया गया है, तो MOU वाज साइन ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटर एंड आयुष। तो ये सोनोवाल जी हैं वो हैं, और ईरानियन जो है रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट वगैरह, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काम का, बस आपको ध्यान रखना है पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और द स्टेटमेंट सेड दैट सिंस इंडियाज, अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अज्यूम द ऑपरेशन ऑफ शाहिद बेहस्ती पोर्ट। तो चाहबार पोर्ट को ही शाहिद बेहस्ती पोर्ट भी कहते हैं, तो सेकंड नाम से भी आ सकता है, तो आपको ये नाम भी इसका याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आगे चल लेते हैं। तो आपको देख लो ये वाला चाहबार पोर्ट यहाँ पे, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे एक्सेस में हमको बहुत फ़ायदा रहेगा। यहाँ से देखते हैं कैसे काम कर रहा है पूरा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कांडला हो गया, ये हमारा मुंबई पोर्ट हो गया, यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है। ये चाहबार पोर्ट हो गया, फिर चाहबार पोर्ट के बाद यहाँ से फिर हम आगे इस तरह से होते हुए आगे तक हमारा पूरा प्लान है जाने का, ठीक है। तो ये ईरान है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन आगे होना है, फिर दिलाराम करके ये हाईवे बनेगा आगे, यहाँ पे इस तरह से जाके कांधार तक पहुँचेंगे और काबुल तक पहुँचने का पूरा इस तरह से पूरा वे है। द पोर्ट ऑफ चाहबार इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान है, ये ध्यान रखना है ना, ये ओमान है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। इट इज़ द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू ओशियन। इट इज़ लोकेटेड इन द, एक बलूचिस्तान प्रोविंस है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ द एनर्जी रिच ईरान साउदर्न कोस्ट पे ये है, ठीक है। चाहबार पोर्ट इज कंसिडर्ड ए गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बताया था मैंने आगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आप आगे जा सकते हो उससे। तो ये चाहबार पोर्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो हमने देख लिया है। इसी को आप शाहिद बेहस्ती पोर्ट भी बोल रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रख रहा है आपको इसको। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है, इन फर्स्ट मीट कमेटी ऑन MSP सेट्स अप सब ग्रुप्स टू डिस्कस की इश्यूज। तो एक कमेटी ऑन MSP बनाई गई है, तो गवर्नमेंट्स कमेटी ऑन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो गवर्नमेंट्स कमेटी ऑन MSP नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन मंडे, ड्यूरिंग विच, बाद में क्या किया गया, 3 इंटरनल सब ग्रुप्स वर फॉर्म्ड टू डेलिबरेट ऑन मैंडेटेड टॉपिक्स। तो मतलब इन्होंने अपने आप को सब ग्रुप्स में बाद में डिवाइड कर लिया है। तो क्या रिकमेंडेशन ये देना चाहते हैं, क्या रहेगा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी सजेशंस वर मेड रिगार्डिंग प्रोग्राम एंड प्लान्स ऑफ फॉर एरिया एक्सपेंशन अंडर द, किसके अंदर, नेचुरल फार्मिंग के अंदर एरिया एक्सपेंशन के जो प्रोग्राम और प्लान्स होने चाहिए उसके रिगार्डिंग सजेशंस दिए गए हैं, ये बताया है ट्वीट करके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग के दौरान, है ना। थ्रू वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड ऑल दैट के थ्रू किस तरह से चीज़ को करना है। सजेशंस वर ऑल्सो मेड रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फार्मर फ्रेंडली अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन एंड, उसके अलावा मार्केटिंग सिस्टम। मतलब कुल मिला के काफ़ी इस तरीके के सजेशंस ये आए हैं। अब थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है MSP को जानना, ठीक है। तो एक कमेटी को फॉर्म किया गया है और सब कुछ है, वो हमारी इतना काम का नहीं है। MSP को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो MSP इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन ऑफ एट लीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स, ठीक है। MSP इज ए मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट considers as remunerative for farmers and hence deserving of support, ठीक है। तो ये मिनिमम प्राइस है वाला, तो हमने MSP को जान लिया है। तो MSP की वो मिनिमम प्राइस है ये ना। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है, ठीक है, वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ठीक है। ये रिकमेंड करता है MSP फॉर 22 क्रॉप्स के लिए, और FRP रिकमेंड करता है ये शुगर केन के लिए। CACP एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है उसका अटैच्ड ऑफिस है CACP जो है। द मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूडेड इन 14 क्रॉप्स तो खरीफ की होती है इसके अंदर, 6 क्रॉप रबी की होती है जिसमें ये MSP रिकमेंड करता है, ठीक है, और 2 क्रॉप कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है। इसके अलावा भी इन एडिशन टू दिस द MSP ऑफ तुरई, है ना, एंड डी हस्केड कोकोनट कैसे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ MSP ऑफ द रेपसीड या मस्टर्ड और कोपरा रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको समझना है थोड़ा, है ना। तो ये MSP के बारे में था पूरा जो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। 15 आउट ऑफ 18 इशूज रिजॉल्व, साहा पॉइंटेड टू डिक्लाइन इन LWE इंसिडेंट्स। इसको हम देखते हैं क्या है ये। तो अभी हुआ क्या है, 23 नंबर की सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है, ये हुआ है अभी। और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है कि काफ़ी सारे स्टेट्स ने पार्ट लिया है। 18 इशूज वर डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग
अटेंडेड बाई, किसने अटेंड किया? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के सीएम जी योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम जी भूपेश बाघेल जॉइन द मीटिंग वर्चुअली, देयर विजिट हैव बीन कैंसिल्ड बाई बैड वेदर। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने वर्चुअली भी, मतलब कुल मिला के इन्होंने ज्वाइन किया, काफ़ी कुछ लोगों ने वर्चुअली ज्वाइन की होगी, किसी ने मतलब कि वैसे भी ज्वाइन की होगी फिजिकली भी। तो इसमें काफ़ी सारी डिमांड वगैरह रखी गई है, जैसे छत्तीसगढ़ की डिमांड थी इस मीटिंग के अंदर कि सोलर प्लांट्स इन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिए जाए हमको, प्लान टू मेक एथेनॉल फ्रॉम क्रॉप स्ट्रॉ। उत्तराखंड की थी ऑल वेदर रोड टू विलेज, है ना, और जो बॉर्डर कर रहे हैं चाइना से वहाँ पे मजर ऑफ द सेशनल रेगुलेट्स, ये सब चीज़ें इनकी डिमांड थी। तो ये 23 काउंसिल मीटिंग थी और इसमें बोला गया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया, तो उसके रिगार्डिंग था ये। इसको आपको और देख लेना है कि जोनल सेंटर जोनल काउंसिल क्या होती है, और इसकी मीटिंग के रिगार्डिंग आपको देखना है कि कितनी कितनी जोनल काउंसिल्स है ना। जोनल काउंसिल्स को का स्टैटिक पोर्शन इसकी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको गूगल पे जाके इसको देखना है कितनी जोनल काउंसिल्स है, कब बनी है, कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, कैसे इनकी मीटिंग होती है, कौन इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है पूरा। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है पूरा, ये सब चीज़ आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो है आंख है हमारी आई ऑन विलफुल डिफॉल्टर्स, फिनविन ट्विक्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। तो इसमें ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात बताई गई है कि नया रूल आया है, एनी इंडियन रेजिडेंट हु हैज बीन क्लासिफाइड एज ए विलफुल डिफॉल्टर और इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा, या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ के द्वारा, यदि किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है या फिर वो विलफुल डिफॉल्टर है, तो विल हैव टू ऑब्टेन ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उनको एनओसी ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम हिज और हर बैंक और रेगुलेटरी बॉडी और साथ अथवा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बिफोर मेकिंग एनी ओवरसीज फाइनेंशियल कमिटमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द ओवरसीज असेट्स। तो ये अब मतलब कि ऐसा करना पड़ेगा, ये न्यूज रही है ना। तो इसमें चेंजेस डन थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022 के थ्रू इनको चेंज किया गया है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज रेगुलेशन 2022। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया गया है आपको। अब हम आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग के रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, काफ़ी एक हिस्टोरिकल इवेंट थी, अभी उसका भी 53 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब जब कंप्लीट हो चुके हैं तो आज हमको देखना होगा, रीलुक करना होगा हमको, और इसमें राइटर क्या बोल रहे हैं उदित मिश्रा जी, कि दे आर ए केस ऑफ टर्निंग ओवर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर ओवरनाइट। तो हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का किया, ठीक है, और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे यहाँ पे है, तो इज देयर ए केस। तो अब हमें देखना होगा, जब ये सब कुछ अभी इतना टाइम हो चुका है, 1969 में जुलाई के मंथ में ऐसा किया गया था, इज देयर ए केस ऑफ टर्निंग ओवर ऑल पब्लिक सेक्टर्स टू द प्राइवेट सेक्टर ओवरनाइट, क्या तेजी से इनको बदलने की रिक्वायरमेंट है? और क्वेश्चन है इनका, और परहैप्स फॉर एन अल्टरनेटिव दैट माइट इन्वॉल्व प्राइवेटाइजिंग सम वाइल कीपिंग इन अदर्स इन पब्लिक सेक्टर, या फिर थोड़े हमें प्राइवेटाइज कर लेने चाहिए और काफ़ी थोड़े बहुत हमें पब्लिक सेक्टर में रखने चाहिए, या फिर ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं डेट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी गोल इन साइट। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये कंटेक्स्ट क्या है इसका पूरा, तो देखो, ओवर द पास्ट डिकेड पीएसबी हैव स्ट्रगल्ड विद हाई एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पीएसबी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तुलना में पीएसबी के अंदर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो रेड वाली जो लाइन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर जो एनपीए चल रहा है उसको बता रहा है। देखो, ये रेड वाली लाइन जो है आपकी, ये एसबीआई को बता रहा है, और ये हमारे ऑल अदर पीएसबी सेक्टर्स को बता रहा है। तो बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज हो चुका है नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स है। ठीक है, तो ये कंपेरिजन वाला पूरा एक ग्राफ है जो आप देख सकते हो। तो विच हैव इरोडेड द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, तो एनपीएज काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हो चुकी है, एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर एबिलिटी टू फाइनेंशियल ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, एक्चुअली में रिकैपिटलाइज करना पड़ रहा है पीएसबीज को गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे क्या हो रही है, ठीक है, ताकि ट्रिगरिंग डिमांड की ट्रिगरिंग हो सके, इन्वेस्टिंग ऑफ वेस्टिंग्स टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिकैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि वेस्टिंग करने की बजाय कि टैक्स पेयर्स की मनी को आप रिकैपिटलाइज करने के अंदर बैंकों को यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे। इसकी तुलना में आपको क्या करना चाहिए, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हैड टू रिकैपिटलाइज पीएसबी ट्रिगरिंग डिमांड डेट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिकैपिटलाइजेशन। तो मतलब रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर धन खर्च करने से अच्छा है टैक्स पेयर्स का, इसको क्या किया जाए, द गवर्नमेंट शुड सिंपली सेल द बैंक्स ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर। ये राइटर बोल रहे हैं, मतलब ये राइटर कुल मिला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं कि पीएसबी को रिकैपिटलाइज करने से अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, वहाँ पे उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो डूइंग सो वुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट,
while also ensuring that PSBs become more efficient and profit-making entities under the private ownership। ठीक है, तो ये होता भी है, ऐसा दिखाया भी गया है। बताते हैं हम कि बाई 2021 गवर्नमेंट हैड रीच्ड ए पॉइंट दैट इन द फाइनल इन यूनियन बजट 2021-22 इट अनाउंस इट्स डिसीजन टू स्टार्ट तो प्राइवेटाइजेशन टू PSBs को स्टार्ट करने की, मतलब गवर्नमेंट अब बात करने लगी, यही बता रहे हैं राइटर ना। आगे देखते हैं टोटल एंड रैपिड प्राइवेटाइजेशन। तो अभी बताते हैं क्या रैपिड प्राइवेटाइजेशन रिक्वायर्ड है, फिर धीरे धीरे इसको करना चाहिए। तो अभी एक रिसर्च पेपर था जिसमें पूनम गुप्ता जी, रिसेंट पेपर बाई पूनम गुप्ता ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो ये एक NCAER है, इसको ध्यान रखना। और अरविंद पनगड़िया जी हमारे हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट किया होगा। तो ऑल PSB शुड बी प्राइवेटाइज, ये आर्ग्यूमेंट का पॉइंट था। ठीक है, एंड और या फिर गवर्नमेंट को शुड मूव एज रैपिडली एज पॉलिटिकली फिजिएबल। तो इस तरीके के कुछ आर्गुमेंट एंड क्वेश्चंस थे। तो उस पर क्या बात निकल के आई है, गुप्ता एंड पनगड़िया पॉइंटेड आउट सेवरल मैट्रिक्स टू आर्ग्यू दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नॉट ओनली मोर इफिशिएंट बट, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के फेवर में है कुल मिला के ना। वो बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट देते हैं कि वो मोर इफिशिएंट ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट ऑल्सो मोर प्रॉफिटेबल एंड फार लेस ससेप्टिबल टू फ्रॉड। और मतलब फ्रॉड होने के लिए वल्नरेबल भी वो कम है। कुल मिला के बात ये इन्होंने पॉइंट रखा है। गुप्ता एंड पनगड़िया ऑल्सो फाउंड दैट फ्रॉड अमाउंट हैव कंसंट्रेटेड डिसप्रोपोर्शनली इन PSB। जो फ्रॉड अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा PSB के अंदर है, और ऐसा है ना जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतना नहीं हुआ है। और एक रिसर्च भी बताता है, देयर रिसर्च ऑल्सो फाउंड दैट बिटवीन 2014-15 एंड 2020 and 21 PVBs contributed more towards the extending loans and had a higher share of deposits from savers। तो मतलब लॉन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किए हैं और सेविंग भी PSB की तुलना में PVBs में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा गई है। इन डूइंग सो दे एडेड मोर ब्रांचेज एंड क्रिएटेड न्यू जॉब्स वाइल द PSBs saw declines on both counts। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी लाइन हो जाती है। आगे फर्दर चलते हैं और हम, लेकिन ऐसा हुआ है, ये तो चलो इन्होंने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर बैंक के फेवर में बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही एक मतलब कि RBI का जो खुद का जनरल वगैरह निकलते हैं उन्हीं में किसी राइटर ने लिखा था, उसमें इन्होंने PSB को इम्पोर्टेंट बताया और बोला है कि आप यदि ये सोच रहे हो कि ये सब दर्दों की दवा जो है वो PSB को PVB में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो अपने पॉइंट्स को यहाँ पे फिर जस्टिफाई भी करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के थ्रू। तो क्या बोल रहे हैं, कॉशियस ग्रेजुअल अप्रोच। ठीक है, अदर एक्सपेक्ट्स आर्ग्यू अगेंस्ट द रैपिड प्राइवेटाइजेशन इन ए पेपर टाइटल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मेंबर ऑफ RBI बैंकिंग रिसर्च डिवीजन के जो हैं वो वार्न करते हैं एक तरह से, व्यूइंग द प्राइवेटाइजेशन एज ए पनेसिया। ठीक है, फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कोई पनेसिया है, तो इसमें आगे वो बताते हैं। तो एक बुलेटिन था उसके अंदर बताया गया है कि थोड़ा सेंसिटिव रहना है आपको, थोड़ा सा मतलब कि कॉशियस होकर इस चीज़ को करना है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रहे हो तो दिस प्रोसेस विल बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। It argued that a big bang approach of privatization of these public sector governments on banks may do more harm than good। ऐसा बोला है। In support of their argument, RBI's researchers compared and contrasted the formation of PSB and PVs over different metrics। They looked at data since 2010, the time when PSBs have been at their weakest। ठीक है, जब PSBs अपने वीकेस्ट पे थे तब से उन्होंने डाटा लेके आए हैं। उन्होंने बताया द फाइंडिंग कैन बी समराइज एज फॉलोज। फाइंडिंग को इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं, PSBs आर मोर सोशली रिलेवेंट इन इंडिया। ठीक है, तो है क्या, द पॉइंट ऑफ द नेशनलाइजिंग द प्राइवेट बैंक्स इन 1969 वाज टू रीच आउट टू दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी दैट वर टिपिकली इग्नोर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। RBI's researchers found that PSBs are far ahead of the PVBs in serving rural India। तो जो ग्रामीण भारत है उसकी सर्विस के अंदर बताते हैं कि PSB काफ़ी आगे है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंकों के। और PSBs में ही दे हैव मोर ब्रांचेज एंड ATMs इन रूरल इंडिया, और रूरल इंडिया के अंदर उनकी ब्रांचेज भी ज़्यादा है। तो जैसे कि पहले वाले राइटर ने बताया कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छे हैं PSBs की तुलना में, और PSBs को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना चाहिए एज कम्पेयर टू रिकैपिटलाइजेशन। आप उनका करो और टैक्स पेयर्स की मनी को उसमें डालो, उससे अच्छा है कि आप इनको PVBs में बदल दो। ठीक है, और वहीं पे दूसरी तरफ अब ये जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कोई सब मर्जों की दवा है कि आप इसमें इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। PSBs भी अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर, तो वो बताते हैं उनमें से अच्छे पॉइंट। तो उसमें बता रहे हैं PSB ऑल्सो डू द हैवी लिफ्टिंग व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर PSB का वाइटल रोल रहता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अकाउंटेड फॉर जस्ट 1.3 करोड़ ऑफ द टोटल अमाउंट
46 करोड़ बेनिफिशियरी ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो PMJDY जो योजना है उसमें जो 46 करोड़ बेनिफिशियरी है, प्राइवेट बैंक के 1.3 करोड़ उसमें से रखते हैं, और जो मेजरली सेक्शन है वो PSBs के पास है। इस वजह से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में PSBs वाइटल रोल प्ले करते हैं। एंड PSBs आर मोर कॉस्ट एफिशिएंट, ये भी बता रहे हैं राइटर। द RBI's researchers noted that when profit maximization is sole motive, efficiency of the PVBs has always surpassed that of their public sector counterparts। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इफिशियंसी ऑफ द PVBs हैज़ ऑलवेज सरपास, मतलब PSBs की जो इफिशियंसी वो ज़्यादा है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। PSBs आर मोर कॉस्ट एफिशिएंट। हाउएवर व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज चेंज टू इंक्लूड फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक टोटल ब्रांच एग्रीकल्चर एडवांसेज PSL एडवांसेज, PSBs मोर प्रूव टू बी मोर इफिशिएंट देन PVBs। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे गलत बता दिया है। एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट ये है PSBs आर मोर कॉस्ट एफिशिएंट, इसमें बताया गया है कि जब हम बात करते हैं केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, यदि इसी को सोल मोटिव हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो जो PVBs हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो PVBs की ज़्यादा है और वो PSBs को सरपास कर जाते हैं जब सोल मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का। तो लेकिन बाद में राइटर बताते हैं हाउ एवर व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज चेंज टू इंक्लूड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन अब जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करेंगे तो लाइक टोटल ब्रांच एग्रीकल्चर एडवांस और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह की हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे PSBs प्रूव टू बी मोर इफिशिएंट देन PVBs, ये बताते हैं राइटर। ठीक है, तो इस तरह से ये बोलते हैं। फिर आगे बता रहे हैं PSBs आर मोर यूजफुल टू द इकोनॉमी, कैसे? द RBI रिसर्च शो दैट PSBs आर फार मोर देन द PVBs एक्सटेंड लोन व्हेन द इकोनॉमी इज इन साइक्लिक डाउन टर्न। तो जब साइक्लिक डाउन टर्न के अंदर इकोनॉमी होती है तो वो लोन ज़्यादा देते हैं। दिस इज क्रूशियल बिकॉज डाउन टर्न इज व्हेन न्यू लोन्स आर मोस्ट नीडेड टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर इतना रोल प्ले नहीं करते हैं जितना कि रोल PSBs करते हैं, तो इस वजह से भी PSB का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बताना चाह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हैज़ बीन ए बोटलनेक इन कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। PSBs हैव ए लायंस शेयर इन दीज लैंडिंग्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर भी PSBs का बहुत बड़ा शेयर है एक। एंड देयर रोल हैज़ बीन स्पेशली क्रूशियल अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द विदरिंग अवे ऑफ अर्थ वाइल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अर्थ वाइल डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है विदरिंग अवे कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में PSBs का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है इस एरिया के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर, ये बताना चाह रहे हैं राइटर। और फिर बताते हैं कि स्टडी और बताती हैं फाइनली कि इफेक्टिव भी है ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के अंदर। PSBs ज़्यादा अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब यही होता है कि RBI जो पॉलिसी लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, ठीक है, उन मॉनेटरी पॉलिसीज़ को किस तरह से ग्राउंड लेवल पे मतलब ट्रांसमिट किया जाता है, उसमें बताया जा रहा है कि PSBs उसको ज़्यादा इफेक्टिवली करते हैं, तेज़ी से करते हैं, जबकि जो आपके PVBs हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से उसमें डिले करते हैं और वो इफेक्टिवली नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट ईजिंग साइकिल, जो लास्ट ईजिंग साइकिल थी, साइकिल्स होती हैं इकोनॉमी की, उसमें जो लास्ट ईजिंग साइकिल थी फरवरी 2019 से मार्च 2022 की, ठीक है, फॉर एग्जांपल PSBs रिडक्शन इन लैंडिंग रेट्स वर सब्सटेंशियली हायर देन दैट ऑफ द PVBs। तो PSB का जो रिडक्शन इन लैंडिंग रेट्स था, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लैंडिंग रेट्स को उन्होंने रिड्यूस किया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली ट्रांसमिट किया, तो उसमें भी PSBs काफ़ी आगे हैं। तो काफ़ी सारे इन्होंने पॉइंट दिए जिसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि PVBs की तुलना में PSBs भी बहुत ही काफ़ी सारी जगह पे बहुत जगह पे अच्छे हैं। तो आप जब ऐसे बोल रहे हो कि रिकैपिटलाइजेशन नहीं करना चाहिए, पहले वाले जो ऑथर हैं उनसे ये मतलब एक तरह से मतभेद रखते हुए, मतलब भेद रखते हुए, उनसे थोड़ा अलग जाते हुए बोलते हैं कि जब आप बोल रहे हो कि रिकैपिटलाइजेशन जो कर रहे हो बैंकों का टैक्स पेयर्स की मनी से, वो उचित नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि PSBs बेकार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड, काफ़ी जगह लेवल पे वो अच्छी तरह से भी काम करते हैं और काफ़ी जगह वो PVBs से आगे हैं, ये राइटर बताना चाह रहे हैं। तो ये ही फाइनली इसका कंक्लूजन है दोनों चीज़ों का। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ पे PVB अपर हैंड पे है और कहाँ पे आपके जो PSB हैं वो अपर हैंड पे है। तो ये पूरा हो गया है हमारा। अब लास्ट हमें ये स्लाइड है, एक तरह से हम देख सकते हैं न्यूज इन नंबर्स। तो 5626 5626 नंबर ऑफ पीपल हैं, उन लोगों की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट के अंदर पॉट होल्स की वजह से 2018 से 2020 के अंदर। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उनके डाटा इस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जहाँ पे रोड में शार्प कर्व होता है, पॉट होल्स होते हैं, इस तरीके की जहाँ पे घटनाएं, दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको पता है हमारे मिनिस्टर जो है वो नितिन गडकरी हैं, हैज़ सेड दैट मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड ए मल्टी-प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी टू एड्रेस द इशू ऑफ रोड सेफ्टी। तो ये बता दिया। उसके बाद यूक्रेनियन सोल्जर्स किल्ड, 9000 सोल्जर्स यूक्रेन के अब तक 9000 जो सोल्जर्स है यूक्रेन के अब तक मारे जा चुके हैं इस वॉर के अंदर। और बताते हैं कि 5587 सिविलियंस की भी डेथ हुई है और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं। तो अब तक का जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें है ना, फरवरी में ये स्टार्ट हुआ था।
तो ये भी एक न्यूज़ है नंबर्स में। और फिर देखते हैं लास्ट जो है वो है फर्टिलाइज़र फॉर श्रीलंका। तो 21,000 इन टन्स अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर है ना यूरिया हैंडेड ओवर बाय इंडिया टू श्रीलंका अंडर ए स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम विच विल हेल्प फार्मर्स इन श्रीलंका एंड बोलस्टर बायलैटरल कॉर्पोरेशन फॉर फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए जो कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाएगा और घनिष्ठता लाई जाएगी उसके लिए 21,000 इन टन्स फर्टिलाइजर हम प्रोवाइड कर रहे हैं श्रीलंका को। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हुआ क्या था, प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षे थे उन्होंने लास्ट साल प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे डिसीजन लास्ट ईयर टू बैन केमिकल फर्टिलाइजर को बैन करने की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या हुआ है कि इकोनॉमी के अंदर एकदम से फूड शॉर्टेज आ गई है और 50% विद लॉस हो गया उनको अमाउंटिंग टू 50% ऑफ द क्रॉप्स का। तो इस वजह से अभी श्रीलंका की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो हमने 21,000 इन टन्स का श्रीलंका को अंदर फर्टिलाइजर अवेलेबल करवाया है। और जो गोटाबाया राजपक्षे थे उनका एक डिसीजन आया था गोटाबाया राजपक्षे का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। और मतलब कि उन्होंने क्या किया था, बैन कर दिया था केमिकल फर्टिलाइजर इम्पोर्ट को। और फिर क्यों करने के लिए, क्योंकि उनको फार्मिंग को मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाना था, है ना। तो टू टर्न इनटू ए ग्रीनर इकोनॉमी हैज़ कॉज ए फूड शॉर्टेज विद क्रॉप कॉस्ट, मतलब विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर को यूज में लिए उनको फार्मिंग करवानी थी, तो उन्होंने इम्पोर्ट को कम बंद करवा दिया था पूरी तरह से। तो इस वजह से मतलब कि एकदम से 50% का फॉल आ गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज के एनालिसिस के बारे में। इसी तरीके के अच्छे एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सुन सकते हो। मुझको सुनने के लिए धन्यवाद।